गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, एक नंबर। चलो बढ़िया ही रहने चाहिए ना। चलो बेटा, अपन लोगों ने एपी का समांतर श्रेणी का 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए ना। और उसमें मैंने तुम लोगों को बेसिक चीज़ें बता दी और कुछ टाइप भी बता दी है। ठीक है, आज अपन ट्राई करेंगे कि एपी की जो nth टर्म वाला जो एक्सरसाइज है ना बेटा, एक्सरसाइज नंबर 5.2 वो कंप्लीट हो जाए, है ना। जहाँ तक पॉसिबल वो कंप्लीट हो जाए, आज अपन ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप आज अपन लेंगे तो हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा क्या हो जाए बेटा, बड़ा हो जाए थोड़ा सा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को खाना वाना खा के और फिर बैठना है। ठीक है, नाश्ता वगैरह करके फिर बैठना है। ठीक है, चलो। तो ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन आज अपन लेने वाले हैं। ठीक है, मान लो सपोज दैट आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से गिवन है बच्चा कि आपको क्या दे दिया, यहाँ पे एक टर्म दे दी 4 और उसके बाद में एक ब्लॉक दे दिया और उसके बाद में दे दी, फिर वापस से एक ब्लॉक दे दिया और फिर उसके बाद में दे दी आप लोगों को सपोज दैट 19 दे दी, है ना। ठीक है, तो अगर ऐसे वो कुछ दे देता है और वो बोल देता है कि भाई ऐसा करो, बीच वाली 2 टर्म फाइंड आउट करो, है ना। तो तुम लोग यार ऐसे हो जाओगे कि यार ये क्या पूछ लिया। अच्छा भाई, अभी तक जो तुम करते आए हो वही चीज तो यहाँ पे दे रखी है ना। जो चीज तुमने अभी तक की है वही चीज दे रखी है बच्चा। ये क्या है, ए है, ये क्या होगा, A2 होगा, ये क्या होगा, A3 होगा। उसने बोला A2 और A3 की वैल्यू निकालो। अरे आती है, नहीं आती है? अरे आती है यार, तुम लोगों को कैसे नहीं आती, मुझे पता है आती है। ठीक है, कैसे आएगा, चलो देखते हैं। भाई ये वाली टर्म A, ये वाली टर्म A4, क्या मुझे ये चीज पता है, क्या मुझे ये चीज पता है कि A4 जो होती है वो किससे, A3 से कितनी ज्यादा होती है, A3 प्लस D के बराबर होती है। क्या मुझे ये चीज पता है भाई? क्या मुझे ये चीज पता है कि A4 की वैल्यू A प्लस 3D के बराबर होती है? मुझे ये चीज पता है क्या? बोलो 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 बोलो, ये चीज पता है क्या? अच्छा, मुझे तो ये चीज भी पता है क्या कि A4 इक्वल टू A प्लस 3D होता है। हाय हाय, मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो ये भी पता है कि A4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, A प्लस 3D के बराबर होती है। क्या मैं ये जानता हूँ? ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर A4 की वैल्यू मुझे पता है 19, A की वैल्यू मुझे पता है 4, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू मुझे नहीं पता। अरे यार, मेरे पास D आ जाएगा तो मैं सारे काम कर ही लूंगा ना। D की वैल्यू नहीं बता मुझे, D की वैल्यू लेकिन निकाल सकता हूँ। ये 4 उधर जाएगा, क्या बचेगा 15 इक्वल टू 3D, देन D विल बी इक्वल टू 5। अब यार D की वैल्यू आ गई ना। अरे भाई, जिन्होंने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा ना भाई, सिंपल सी बात है, जिन्होंने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा ना उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा पहले ही समझेगा। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हो तो मत देखना, पहले बेसिक कंप्लीट करो। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखो पहले भाई, सीधी सी सिंपल सी बात है, देखो, है ना। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई, बस हो गया काम। अब यार मुझे ये चीज तो पता ही है ना, A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस D होती है। A की वैल्यू कितनी है 4, D की वैल्यू कितनी है 5, आंसर कितना गया 9। A3 की वैल्यू क्या होती है, A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है ना, पता है ना मुझे। A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है, नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो A प्लस 2D, तो A3 इक्वल टू क्या बन गया, A प्लस, A कितना है बच्चा, A है आपका 4 प्लस 2D, D की वैल्यू कितनी है 5, तो ये बन गया कितना 5 टू 10, 10 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास में 14। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 14। भाई घबराने वाली बात है नहीं। देखो, अगर तुम लोग प्रीवियस लेक्चर देख के आए हो ना तो बहुत आसानी से तुमको ये चीज़ें आ जाएंगी, बहुत आसानी से तुमको ये चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा, आ जाएंगी। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देख के आए हो तो इस लेक्चर को मत देखना, बार बार में। ठीक है, आप इसको कैसे भी कर लो बेटा। ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको, A प्लस 3D दे रखा है ना। आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों को सीधा सीधा A प्लस 3D दे रखा है, A दे रखा है, आंसर आ जाएगा। भाई मुझे ये पता है कि A प्लस 3D इक्वल टू क्या होता है, A4 के बराबर, ये तो पता है ना मुझे। जैसे A5 क्या होता है, A5 क्या होगा बेटा, A प्लस 4D होगा। A7 क्या होगा, A प्लस 6D होगा। मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ जब मुझे पता है कि आप लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर वो लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे बेटा। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आपको कंप्लीट करना है। इज दैट क्लियर? चलो अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो सपोज दैट क्वेश्चन में, जैसे मैंने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन उठाया बेटा आप लोगों का। क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके ब्लॉक बना दिया, फिर एनसीईआरटी के अंदर ये आपको 38 दे रखा है, फिर एक ब्लॉक है, फिर एक ब्लॉक है, फिर एक ब्लॉक है, और फिर आप लोगों को दे दिया माइनस का 20, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ब्लॉक का मतलब नहीं है यार, सीधी सी बात है ना। ये मत सोचना कि ये ब्लॉक क्या दे दिया, पागलपंती कर दी, क्या कर दिया, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो क्या दिया हुआ क्या आपने को भाई, A1 A2
ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है, ये आपका A6 है। अरे भाई आपको दे क्या रहा है वो, A2 दे रहा है ना, A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 38, A6 की वैल्यू कितनी दे रखी है -22। अगर आपको A पता चल जाए और D पता चल जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर आपको A पता चल जाए और D पता चल जाए तो काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अरे यार ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने कल वाले लेक्चर में किए थे, प्रीवियस लेक्चर में किए थे, नहीं किए थे ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल किए थे भाई। A2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A2 को लिख सकता हूँ मैं A + D। A2 को क्या लिख सकता हूँ A + D, बताया था ना, A + n - 1 × D, है ना। बार बार मैं नहीं बताऊंगा बेटा मैं ये वाली चीज। A2 = A + 2 - 1 × D, ये बन गया कितना, A + 2 - 1 कितना हो गया D। A2 की वैल्यू कितनी है 38, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई A + D = 38। ये हो गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही A6 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो A6 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, A6 को लिख सकता हूँ A + 5D, ठीक है। A6 की वैल्यू कितनी है -22 और A + 5D, तो यहाँ से मेरे पास में एक और इक्वेशन निकल के आ गई क्या, A + 5D = -22। तो एक इक्वेशन तो है A + D = 38 और एक इक्वेशन है A + 5D = -22। क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, ये खत्म हो गया, 5D - D कितना रह गया 4D रहेगा। बोला है नहीं है समझ में? यहाँ पे -22 और -38, 38, 39, 40, 50, 60, -60, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60 / 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 और 5, मतलब D की वैल्यू आ गई। बोलो D की वैल्यू आ गई नहीं आ गई, बोलो भाई। ये चीज़ दिखाई तो दे रही है ना आप लोगों को, D की वैल्यू आई नहीं आई, बताओ। D की वैल्यू आ गई ना। अब इस D की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दूँ, या तो यहाँ रख दूँ या यहाँ रख दूँ, तो मेरे पास में आया A + D = क्या है बेटा 38, A - 15 = 38, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, D की वैल्यू क्या है -15 रखी, ये चीज़ आ गई 38, 39, 40, यानी A की वैल्यू क्या आ गई, मतलब इसका फर्स्ट टर्म, ये वाला टर्म तो क्या रहने वाला है 53 रहने वाला है। फिर 53 में से D को माइनस करूंगा, मतलब 15 को माइनस करूंगा तो 38 आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद में 53 में 38 में से 15 को माइनस करूंगा, 38 में से किसको माइनस करूंगा मैं, 15 को माइनस करूंगा, या फिर ऐसा कर दो माइनस ना करो। तो आप लोगों को पता है ये वाली टर्म में, मतलब इसमें अगर D ऐड कर देते हैं, पता है ना आप लोगों को भाई, इसमें D ऐड करूंगा तो ये आएगा, इसमें D ऐड करूंगा तो ये आएगा, इसमें D ऐड करूंगा तो ये आएगा। अरे भाई सिंपल सी ये वाली टर्म देखो ना, D 5 है, 5 में D को ऐड किया, 4 में D को ऐड किया तो कितना आया 9 आया, 9 में D को ऐड किया तो क्या आया 13 आया। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, 13 14 आया, नहीं आ रहा समझ में। अरे यार देख क्या हो, लेक्चर देख क्या हो सीधी सी बात। तो 53 में D को ऐड किया तो 38 आया। अब तुम लोग से ये कम हो गया, अरे हाँ यार क्योंकि D की वैल्यू -15 है ना, D की वैल्यू -15 है, तो 38 में D को ऐड किया, हम ऐड करते हैं लेकिन वो माइनस रहा है, क्यों, क्योंकि D की वैल्यू माइनस में है ना, क्योंकि D की वैल्यू क्या है माइनस में। तो यहाँ से मेरे पास में कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास में आ गया 3 और यहाँ आ गया 2, तो ये 23 आ गया। चलो आ गया समझ। फिर 23 में से 15 को मतलब D को वापस से ऐड करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, तो मेरे पास में आ जाएगा कितना आ जाएगा, बोलो 8 आ जाएगा। बोला नहीं है समझ में, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 8 में से वापस से 15 को माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। -7 में -15 को वापस ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा -22 आ जाएगा। देखो अपने आप आ गया नहीं। तो भाई आप लोगों को ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, इतने छोटे क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों ने लॉजिक क्लियर कर लिया ना, अगर आपको लॉजिक आ गया ना, तो लॉजिक आने के बाद में ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता है इन क्वेश्चन में, इन तरीके के क्वेश्चनों में आप अटकोगे। इस तरीके के क्वेश्चन में अटकना भी नहीं चाहिए, और अटक रहे हो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला किया है। ठीक है, तुम लोग वीडियो देखते देखते खाने पीने चले गए या फिर पता नहीं कहाँ चले गए, आई डोंट नो, है ना। आप लोग वीडियो देखते देखते या आपका मन ही नहीं लग रहा, ठीक है, एक तरफ से खाना चल रहा है, एक तरफ वीडियो चल रही है, एक तरफ टीवी चल रही है, तो उसमें मज़े नहीं है ना। जब भी वीडियो देखो तो एकांत में देखो, ठीक है, और एक साथ देखो, ठीक है बेटा। चलो बेटा नहीं जाओ ना। हाँ आपको उसने कोई एक एपी दे दी 3, 8, 13, 18
13, 18 और बोल दिया कि इसमें ये जो 78 आएगा ना, ये कौन से नंबर पे टर्म आएगा। मतलब उसने क्या बोला बेटा, विच टर्म इज 78 ऑफ दिस AP। मतलब ये कोई तो एक AP है ना, इस AP का कौन सा पद 78 होगा, 78 होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा? भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास में कोई तो एक AP चलती जा रही है 3, 8, 13, 18, फिर उसके बाद में 18, 6, 24, 24, 6, 30, मतलब ऐसे चलती जा रही है। तो जब चलते रास्ते में कहीं ना कहीं ये नंबर आएगा, रास्ते में कहीं ना कहीं ये संख्या आएगी। तो ये संख्या कौन से नंबर पे आएगी ये आपको बतानी है ना। क्वेश्चन क्या बोला बेटा इसने, विच टर्म इज 78 ऑफ दिस AP। इस AP की कौन सी टर्म 78 है। अब विच टर्म जब भी बोले, कौन सा पद जैसे ही बोले, तो आपको निकालना क्या होता है बेटा, n निकालना होता है। क्या निकालना होता है, n निकालना होता है। बोलो पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। मैंने क्या बोला कि आपकी AP चलती जा रही है, ठप 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 चलती जा रही है, चलते कहीं ना कहीं पर उसमें 78 कहीं ना कहीं पर आएगा। तो वो जो 78 कहीं ना कहीं पे आया है बेटा, वो कौन से नंबर पे आया। जैसे पहले नंबर पे गए तो 3 आया, फिर आगे चले दूसरे नंबर पे तो 8 आया, फिर आगे चले तीसरे नंबर पे तो 13 आया, फिर आगे चले तो 18 आया, फिर आगे चले तो 23 आया। ऐसे चलते कहीं ना कहीं पे 78 आएगा। तो कहाँ पे जाके 78 आएगा, कौन से नंबर पे जाके 78 आएगा, ये आप लोगों को बताना है, इन शॉर्ट n निकालना है। इतनी रामायण गाई, क्या निकालना है, n निकालना है। चलो देखते हैं a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 3। D निकाल सकते हो क्या? हाँ सर अब तो निकाल सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप बताओगे क्या हमें? चलो कोई दिक्कत नहीं। A = 3, D = 5। मेरे पास में फॉर्मूला बेटा क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला इक्वल टू होता है an = a + n - 1 × d। फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरे पास में, a + n - 1 × d। अच्छा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यार an क्या है, an मतलब बताया था मैंने, याद करो। an मतलब होता है nth टर्म या लास्ट टर्म। जो AP चल रही है उसमें आखिरी में जो टर्म आएगा वो an होगा। जो AP चल रही है उसमें लास्ट में जो टर्म आएगा वो an होगा। इसका मतलब an की वैल्यू क्या हो गई, 78। तो an की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू निकाल, d की वैल्यू 5 है। आया नहीं आया, बस हो गया काम। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, 78 = 3 + 3n - बोलो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा है, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। तो ये बन गया 78 = 3 - 5 कितना आ गया, -2 + 3n, -2 उधर गया तो ये क्या बन जाएगा 80। ओहो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, ओ चपाड़ी कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख लो। which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78। एक मिनट में वो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 5 यहाँ मिस्टेक हो गई ना यार, यहाँ पे 5n आएगा है ना, 5n आएगा यहाँ पे ना, मिस्टेक हो गई। ये हो गया 80 = 5n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 80/5 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 16। मतलब 16वें नंबर पे जाके कहीं ना कहीं पे आपको क्या मिलेगा, 78 मिलेगा। 16वें नंबर पे 16th नंबर पे जाके आपको कहीं ना कहीं पे किसके दर्शन होंगे बेटा, 78 के दर्शन होंगे। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बोलो आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक तरीके का क्वेश्चन और लें।
बेटा बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को कल बता दिए थे, है ना, 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन बताए थे शायद। आज अपन छोटे मोटे क्वेश्चन ले रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। आपको एक एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है बेटा? एपी आप लोगों को दे रखी है 11, 8, 5 देन उसके बाद में 2। तो इन्होंने बोला बेटा कि इसमें यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ क्वेश्चन में, चेक -150 चेक -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, है ना। एक ही क्वेश्चन को घुमा के बोल दिया बेटा, ठीक है। उसने ये बोला, यहाँ पे तो क्या बोला था कि 78 कौन से नंबर पे आएगा? 78 कौन से नंबर पे आएगा? भाई वो ये भी तो बोल सकता है कि 78 इसके अंदर आएगा भी या नहीं आएगा। भाई इसी क्वेश्चन को अगर वो ऐसे बोल देता, ऐसे पूछता वो कि 78 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, कि 78 इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। 78 जो है 78 जो है वो इसका पद है भी या नहीं है ना, तो भी आप n निकालते। और जहां पे जब इसने ये बोला कि -150 इसका टर्म है या नहीं है, तो भी इसमें a निकाला जाएगा। या फिर अगर वो ये बोलता है कि ये कौन से नंबर पे आएगा, तो भी n निकाला जाएगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझो, ठीक है। एक ही बात है भाई। उसने बोला कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, इस एपी का कौन सा पद 78 है। एक तो ये बोल दिया, और एक ये ऐसे बोल देता कि 78 इसका पद है भी या नहीं है। समझ में आया नहीं आया? 78 जो है 78 है वो इसका पद है या नहीं है। एक तो ये बोल सकता है वो ये भी बोल सकता है कि 78 कौन से नंबर पे आएगा। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है भाई, है ना। यहाँ पे भी अपने को बेसिकली चेक करना है कि -150 आएगा भी या नहीं आएगा। चलो करते हैं चेक, है ना। चलो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 11। d की वैल्यू कितनी आएगी? 4 चपाड़े कितना आएगी? -3, है ना, -3 आएगी ना। कैलकुलेशन चेक कर लिया करो यार, मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है। an की वैल्यू कितनी आ जाएगी? an की वैल्यू आ जाएगी -150, क्योंकि -150 को ही तो चेक करना है ना, -150 को ही चेक करना है ना कि इसका टर्म है या नहीं है। चलो ठीक, चलो an a प्लस n - 1 इंटू d। an की वैल्यू -1, a की वैल्यू 11, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू -3 का 150 इक्वल टू 11 माइनस 2 प्लस माइनस का 3n प्लस का 3, भाई मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर, माइनस का 150 इक्वल टू 11। देखो प्लस इंटू माइनस -3n प्लस इंटू प्लस प्लस का 3। बोलो पल्ले पड़ा क्या? अरे ऊपर से गया या पल्ले पड़ा? बोलो चो और चमाड़े, आया नहीं आया समझ में? चलो माइनस का 150 इक्वल टू 11 प्लस 3 कितना हो गया बेटा? 14 माइनस 3n। ये 14 उधर गया तो ये कितना बन गया? माइनस का 164 इक्वल टू माइनस का 3n। भाई उधर जाएगा प्लस का है, माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 164/3। चलो डिवाइड देते हैं। जब मैं डिवाइड देता हूँ तो ये चीज़ आती है 3 5 जा 15 बचा 1 3 चौक 12 13 14 3 6 18। n की वैल्यू आई 54.6। अरे यार कभी कोई पोजीशन पॉइंट में आ सकती है क्या? कभी भी कोई पोजीशन पॉइंट में आ सकती है क्या? मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं इंसानों की गिनती करूँ कि 1 इंसान 2 इंसान, यहाँ पे 4 इंसान से, यहाँ पे 6 लोग थे, उसके बाद में यहाँ पे 10 लोग थे, यहाँ पे 20 लोग थे, कभी मैं ऐसे बोलूँगा क्या कि यहाँ पे 20.5 इंसान थे? अरे हाय, ऐसे थोड़ी बोलूँगा यार। मैं तो यही तो बोलूँगा या तो 21 या 22 या 23 या 24। अरे किसी की हाइट छोटी है तो मैं ये थोड़ी बोल दूँगा ये आधा है? तुम लोग मेरे को ऐसे थोड़ी बोलोगे ये आधा है, नहीं बोलोगे ना यार, सीधी सी बात है। एक में ही गिनती करोगे ना, तो किसी भी इंसान की अगर गिनती की जाए तो पॉइंट में नहीं आ सकती। ऐसे ही आप टर्म ऐसे थोड़ी बनाओगे, पद ऐसे थोड़ी बनाओगे, 1 ये पहला पद है, ये 1.5 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2.5 हो गए, ये 3 हो गए, ऐसे थोड़ी बनाओगे कि ये पहला पद है या फर्स्ट टर्म है, उसके बाद ये 1.5 टर्म है। अरे यार नहीं, ठीक है। और n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म ही होता है ना। नंबर ऑफ टर्म कभी पॉइंट में आ सकता है क्या? नंबर ऑफ टर्म कभी भी पॉइंट में आ सकता है क्या? नहीं। अगर नंबर ऑफ टर्म पॉइंट में नहीं आ सकता, इसका मतलब -150 जो है वो इसके आगे जाके कहीं भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म किसमें आया? पॉइंट। भाई आंसर तो आना था क्योंकि n की वैल्यू निकालना है,
लेकिन ये जो आंसर आया ना ये बेटा पॉइंट में आया, डेसिमल में आया, और कभी भी नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में नहीं आ सकते। इसका मतलब -150 इसमें आगे जाके कहीं भी नहीं आएगा। तो दिमाग में, अपने खोपड़े में, अपने फोर्ट्रेन में इसको स्टोर कर लो। क्या कर लो? स्टोर। ये स्टोर कर लो बेटा कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में नहीं आते हैं, और अगर आ जाते हैं तो आप बोलोगे कि ये इसका टर्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। -150 जो है वो इस एपी का हिस्सा नहीं है। -150 इस एपी का हिस्सा, बोलो आया नहीं बेटा? बोलो प्राणों से प्यारे बच्चों, बोलो आया नहीं आया समझ में? चलो, है ना, मिटाने जा लो बेटा मैं, है ना। ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। हर लॉजिक का क्वेश्चन तुम लोगों को आना चाहिए बच्चा, हर लॉजिक का क्वेश्चन तुम लोगों को आना चाहिए। मिटाने जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलोगे तो कहाँ से? चलो, फिर मैंने ये इस तरीके के क्वेश्चन तुम लोगों को बता दिए कि 6th टर्म ऑफ दिस एपी इज दिस वन, 7th टर्म ऑफ दिस एपी इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड आउट अनदर टर्म। तो ये तो कर ही सकते हो तुम लोग, है ना। अच्छा, इसमें देखो एक क्वेश्चन बोला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म ऑफ एपी क्या दे रखी है बेटा आपको? 3 50 27 पेज पर गया, विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, विल बी 132 मोर देन क्या हो गया? इफ 54th टर्म, सही तो लिखा है ना क्वेश्चन उठाने में बहुत मिस्टेक करता हूँ। 132 मोर देन 52। ठीक है बेटा, ये तुम लोगों का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच टर्म ऑफ एपी 315 27 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। भाई जिन लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम वाली, वर्ड लैंग्वेज वाली, वर्ड प्रॉब्लम वाला लेक्चर मेरा देखा है उसको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो पहले तो अपन इसको तोड़ के पढ़ते हैं ना। विच टर्म बोला, इसका मतलब इसने बोला कि कौन सा टर्म, मतलब n पूछा है ना भाई। आप लोगों को विच टर्म बोला गया, इसका मतलब n पूछा है, ठीक है। एपी दे रखा है, ठीक है, मैं एपी लिख देता हूँ 3 15 27। कौन सा टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म उसकी 54th टर्म से, 132 ज्यादा है? कौन सा टर्म उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है? 54th टर्म से जो भी 54th टर्म है उससे कितना ज्यादा है बेटा? 132 ज्यादा है। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा टर्म है ना, मुझे नहीं पता वो कौन सा टर्म है, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया कि अपने पास में कोई तो एक टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। मान लो सपोज दैट एक्स टर्म है, वो एक्स या फिर nth टर्म है, मान लो nth टर्म है जो उसकी 54th टर्म से कितना ज्यादा है बेटा? 132 ज्यादा है। मतलब nth टर्म उसकी 54th टर्म से कितना ज्यादा है? 132। मतलब ये टर्म 132 ज्यादा है, ये टर्म 132 ज्यादा है। इसका मतलब अगर आपको इसको इक्वल करना है तो nth टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा, मतलब nth टर्म इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? nth टर्म इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि a54 प्लस 132, मतलब an की वैल्यू क्या आ गई? a54 प्लस 132। an की वैल्यू क्या आ गई बेटा? an की वैल्यू आ गई a54 प्लस 132। बोलो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? बोलो आया नहीं आया समझ में? भाई यही है ना, अब तो मेरे पास an, चलो हो गया काम, n की वैल्यू निकाल, ठीक है। चलो n की वैल्यू निकाल दी है, ये बन गया a54 प्लस 132 इक्वल टू a, ये तो पता है ना मुझे, प्लस
n माइनस वन, n पता है क्या, नहीं पता, n माइनस वन, d कितना है 15 माइनस 3, 15 माइनस 3, d कितना आ गया मेरे पास में 12, d कितना आ गया बेटा मेरे पास में 12, ठीक है। तो उसने बोला विच टर्म ऑफ एन ए बी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है। अब बेटा एक बात बताना, a54 की जगह क्या मैं a प्लस 53d लिख सकता हूँ क्या, बोलो 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 भाई बोलो, बेसिक चीज है यार, a54 की जगह क्या मैं a प्लस 53d लिख सकता हूँ, कैसे कैसे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, n की जगह 54 रख सकता हूँ, n की जगह 54 रख सकता हूँ, बिल्कुल सर रख सकते हो, आपके घर का राज है, तो ये बन गया a प्लस 53। अरे यार कल के लेक्चर में भी बताया था, परसों के लेक्चर में भी बताया था, डेली बता, a54 की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 53d लिख सकता हूँ, है ना। तो सीख जाओ, डायरेक्ट सीख जाओ, डायरेक्ट सीख जाओ, बार बार नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट सीख जाओ। a प्लस 53 प्लस 130, a की वैल्यू तो मुझे फिर से पता है, मेरे को d की वैल्यू भी पता है क्या, बिल्कुल पता है सर, बिल्कुल पता है, तो आराम से प्लस 132 इक्वल टू, भाई 3 माइनस वाला कितना रह गया, माइनस का 9 प्लस का 12, सही है क्या, चलो इसको ऐड करते हैं, 132 प्लस 3 कितना हो गया, 132 प्लस 3 हो गया 135, and then 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60, 66, प्लस प्लस कुछ भी नहीं है, प्लस 9 इक्वल टू 12, भाई माइनस 9 उधर चला गया ना, तो ये बन गया 135 प्लस 9 प्लस 5, तो ये बन गया 6 5 11, 11 और 9 20, 2 6 2 8, 8 9 10 11, 1 6 7 8 इक्वल टू 12 n। बोला है नहीं आप, बोला है नहीं है समझ में, है ना। एक बार दोबारा चेक कर लेना इसको, विच टर्म ऑफ ए बी, ए 3, 15, 27 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, उसकी 54th टर्म से कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम ये बोल देते हैं कि उसका लास्ट टर्म a54 प्लस 132 हो गया, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a54 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस में, या फिर इसको ऐसे कर लो यार, है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना। वैसे तो ये भी सही है ना, वैसे तो ये भी सही है, अपन इसमें वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी इसमें अपन वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। a54 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 53d प्लस 132 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है कि, सही है कि, ठीक है। देखो a से a खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास में 53d प्लस 132 इक्वल टू एन डी माइनस डी, एन डी माइनस डी, है ना। अपन मतलब d के साथ खेल रहे हैं, माइनस डी उधर गया तो ये बन गया कितना 52, भाई माइनस डी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 54d प्लस 132 इक्वल टू एन डी, है ना। भाई माइनस डी उधर गया तो 54d बन जाएगा ना। अब d की वैल्यू रखो यहाँ पे, d की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132 इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय डी, d की वैल्यू यहाँ पे भी रख देते हैं, कितनी आ जाएगी बेटा, d की वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी 12, है ना। चलो अब यहाँ पे अगर तुम लोग बेटा ढंग से देखो ना, अगर इसको मतलब इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर तुम इसमें ढंग से देखो ना तो 12 कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो इसमें तो 12 दिख ही रहा है, 54 रह गया, प्लस इसमें भी 12 कॉमन आ रहा है ना। देखो 11 बचेगा यहाँ पे 12, देखो ना यार, यहाँ से अगर मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ, 132 में 12 जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। देखो 12 बन जा 12, बचा कितना 1, 12 बन जा 12, है ना। तो ये चीज़ इसलिए ये क्या है थोड़ा छोटा लगा मेरे को, इसलिए मैंने ये कर दिया ना, आंसर उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 12 से 12 खत्म हो गया तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 54 55 65, मतलब कौन सी टर्म 154th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, 65th टर्म, मतलब 65वें नंबर पर वो टर्म आएगी, मतलब ये पूरी टर्म कौन सी होगी बेटा 65th टर्म होगी। तुम बोले सर वो क्यों मिटाया था, वो भी करवा दो, अरे यार वो भी कर लो, है ना, मुझे पता है मन में तुम्हारी शंका रहती है। a54 की जगह क्या लिखूंगा मैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करवाऊँ क्या यार, a की जगह क्या लिखूँ 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, डी की जगह क्या लिखूँ 12, है ना। a की जगह पे क्या जाएगा 3 प्लस,
अच्छा प्लस 132 भी कर दो यार, क्या करते हो, प्लस 132, हाँ ठीक है। तो ये बन गया ए प्लस 53d प्लस 132 इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12, 3 से 3 खत्म हो गया, 12n माइनस 12 में गया, प्लस का 12 उधर जाएगा, ये बन गया 53d, इसमें भी d की वैल्यू रख दो, 53 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी 12 है, प्लस 132 प्लस 12 इक्वल टू 12n, ये बन 12 दिया 36, 9 3 12 5 60, 61 62 63, 636 प्लस 32 33 34, 10 44 144 इक्वल टू 12n, ये बन गया 6 4 10, 6 4 10, 4 5 6 7 8 और 6 1 7, ठीक है 12, यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 780 डिवाइड बाय 12, तो ये कट जाएगा 12 6 73 6 78 12 25 मतलब 65th टर्म, कैसे ही कर लो यार, दोनों कैलकुलेटेड पार्ट है यार, ठीक है। मतलब 65वें नंबर पे जो चीज़ आएगी ना बेटा, 65वें नंबर पे 65th नंबर पे जो आएगा ना वो ये वाली टर्म वो आएगी बेटा, क्लियर करो, ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन को लिखने के दौरान आप लोगों को क्या करना होता है बेटा, क्वेश्चन को लिखते ही खुद करने की कोशिश किया करो, वीडियो को पॉज किया करो, पॉज करने के बाद में उसका सॉल्यूशन खुद करने के बाद में देखा करो, नहीं आ रहा है तो देखो, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। चलो बेटा नहीं आ रहा, देखें खूब सारे क्वेश्चंस करवाएंगे आज, हो सका तो 5.2 को कंप्लीट कर देंगे बेटा, है ना। फिर तुम लोगों की ये चीज़ मैंने करवाई थी, कौन सी, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, है ना, या फिर हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं तुम लोगों को, है ना। चलो एक क्वेश्चन है जो मेरे को अच्छा लगता है ना, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन सुनना और समझना है इस क्वेश्चन नंबर 12 है, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। 2AP having same common difference, having same common difference, मतलब आपके पास में कोई तो 2 AP हैं जिनका डिफरेंस कॉमन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th term is 100, then find difference between their 1000th term। बोलो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, 1000th, आप लोगों को क्वेश्चन के लिए बने बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन के लिए बने कि आपके पास में कोई तो 2 AP है, क्या क्वेश्चन है बेटा कि आप लोगों के पास में कोई तो 2 AP है ना, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस है ना, दोनों AP का जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब D की वैल्यू सेम है, कोई तो 2 AP हैं और दोनों AP की D की वैल्यू सेम है, ठीक है। फिर उसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनकी जो 100th टर्म है ना, उनकी मतलब पहली AP की 100वीं टर्म, दूसरी AP की 100वीं टर्म, दोनों AP की 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, तो फाइंड आउट करो उन दोनों AP के 1000th टर्म जो आएगा, मतलब 1000वें नंबर की पोजीशन पे जो आएगा, उन दोनों के बीच में क्या अंतर होगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन? मतलब सीधी सी बात, पहली बात तो इन्होंने बोला कि आपके पास में 2 AP, एक AP ये थी, एक AP ये थी, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ ये AP1 है और ये AP2 है, तो क्वेश्चन में एक चीज गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों का डिफरेंस सेम है, इसका भी D है और इसका भी D है ना, सेम कॉमन डिफरेंस है ना। पहली चीज तो इन्होंने बहुत ही प्यारी तरीके से ये बोल दी। अब मुझे नहीं पता डिफरेंस क्या है, लेकिन डिफरेंस सेम है ना, TD मान, चलो ठीक है। फिर उसने बोला कि स्टार्टिंग की 100 टर्म के बीच का अंतर है ना बेटा, जो वो कितना है 100 है। मतलब मैं अगर ये बोलता हूँ कि मैं अगर ये बोलता हूँ कि A100 माइनस A100 डैश इक्वल टू 100,
बोलो ये बनाना है। उसने क्या बोला बेटा, दोबारा समझो, डिफरेंस मतलब अंतर बिटवीन देयर 100 टर्म। तो अगर मैं इस AP की फर्स्ट टर्म को A मानता हूँ, तो दूसरी टर्म क्या होगी, A प्लस D होगी, तीसरी टर्म क्या होगी, A प्लस 2D होगी। ऐसे ही अगर इसकी फर्स्ट टर्म को मैं A डैश मानता हूँ, तो दूसरी टर्म क्या होगी, A डैश प्लस D होगी, क्योंकि डिफरेंस तो सेम है ना बेटा। बोलो भाई, उन्होंने ये बोला ना डिफरेंस तो कॉमन है ना, तो उन्होंने ये बोला कि उन दोनों के 100th टर्म के बीच का अंतर 100 है। तो मैंने क्या बोला कि मान लो पहली AP जो थी वो क्या थी, AP, और दूसरी AP को मैं AP डैश मान लेता हूँ ना। तो पहली AP हो गई A100 और दूसरी AP की 100 टर्म कितनी हो गई, A100 डैश हो गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो मुझे गिवन है, ये इक्वेशन मुझे क्या है बेटा, गिवन है। भाई इट बिहेव लाइक अ AN, बोलो क्या ये AN की तरह बिहेव कर रही है बेटा? अरे बच्चा बताओ ना यार, क्या ये AN की तरह बिहेव कर रही है? हाँ सर, ये AN की तरह बिहेव कर रही है, बिल्कुल ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, जब ये AN की तरह बिहेव कर रही है तो क्या मैं इसको A प्लस 99D लिख सकता हूँ? A100 A प्लस 99D, A98 A प्लस 97D, A16 A प्लस 15D, तो A100 A प्लस 99 माइनस इसको क्या बोलूँ बेटा मैं, इसका फर्स्ट टर्म अगर मैंने A डैश माना है तो A डैश प्लस 99, भाई डिफरेंस तो सेम है, चल हो गया काम। A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इक्वल टू 100। देखो ये खत्म हो गया, यहाँ से मेरे पास में एक इक्वेशन निकल के आ गई, A माइनस A डैश इक्वल टू 100, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई? बोलो बेटा क्लियर हुआ क्या यहाँ तक कंसेप्ट? चल मुझे क्या निकालनी है, 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब A1000 माइनस A1000 डैश इक्वल टू क्या होगा, ये मुझे निकालना है। क्या मैं A1000 को A प्लस 999D लिख सकता हूँ क्या बेटा? ऐसे ही A1000 डैश को A डैश प्लस 999D लिख सकता हूँ क्या बेटा? इक्वल नहीं पता, इक्वल टू A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ गई, A माइनस A डैश। मतलब हम 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आया, A माइनस A डैश। अरे A माइनस A डैश तो 100 था, तो पुट A माइनस A डैश इक्वल टू 100 ओवर हियर। यहाँ पे जब तुम ये पुट करोगे तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 ही आएगा, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक बहुत तगड़ा था, है ना। और ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को आ सकता था जो बच्चा खुद से पहले करने की कोशिश करे, पेन उठाए, पेन चलाने के बाद में अटके तो देखे। अगर अटक नहीं रहा मतलब कर नहीं रहा तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। बोलो आया नहीं आया? उसने क्या बोला था बेटा, देखो आपके पास में दो AP का कॉमन डिफरेंस है, उनकी 100 टर्म के बीच का अंतर क्या है, 100 है, तो उनके 1000 टर्म के बीच का अंतर आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने मान लिया कि पहली AP है, दूसरी AP डैश है। पहली AP का अगर मैं दोनों को एक कॉमन डिफरेंस की बात करता हूँ तो दोनों सेम हो गया, मैंने DD मान लिया। AP की फर्स्ट टर्म A, AP डैश की फर्स्ट टर्म A डैश। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के 100वें टर्म के बीच का अंतर 100 है, तो A100 माइनस A100 डैश इक्वल टू 100। A100 को A प्लस 99D लिख सकता हूँ, A100 डैश को A डैश प्लस 99D लिख सकता हूँ, उसको सॉल्व करूँगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, A माइनस A डैश इक्वल टू 100 आएगी, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। हमको 1000 टर्म के बीच का अंतर निकालना है, 1000 माइनस A डैश 1000 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। इसको क्या बोल सकता हूँ, 1000 को मैं A प्लस 999D लिख सकता हूँ, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, A डैश प्लस 999D लिख सकता हूँ। जब इसको सॉल्व आउट किया तो ये चीज कैंसिल आउट हो गई, मेरे पास में A माइनस A डैश आ गया, और A माइनस A डैश की वैल्यू मुझे पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 व्हिच इज इक्वल टू 100, एंड that will be the answer of your 1000 term, difference of your 1000 term। 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस जो होता है वो कितना होगा बेटा, वो भी 100 ही होगा। अगर तुम 10,000 के बीच का डिफरेंस निकालोगे ना, वो भी 100 ही है। बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये बहुत ही प्यारा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है ना,
नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन। बेटा कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, अगर वो कई बार तुम लोगों को बोलता है आपके पास में कोई एपी है 2 के बाद 4 आ गई, फिर 6 आ गई, फिर 8 आ गई, तो वो बोलता है ये एपी है आपके पास में, इस एपी का 19वां पद निकालो पीछे से। क्या बोला? क्वेश्चन समझ में आएगा क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? आपके पास में कुछ ऐसे दे दिया उसने और यहाँ पे बोल दिया 350 ऐसे कुछ दे दिया, और क्या बोल दिया कि इस एपी का फाइंड 19th टर्म फ्रॉम एंड। हाय हाय, चमका क्वेश्चन, चमका। क्या बोला भाई? क्वेश्चन चमका नहीं चमका? क्या बोला? ये क्वेश्चन नहीं है, ये बोला बेटा कि आपके पास में कोई तो एक एपी है और चलती जा रही है, 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 और कहाँ पे जाके रुक गई है 350 पे जाके रुक गई। अब हमको इस एपी का 19वां पद निकालना है पीछे से, इस एपी का 19वां पद निकालना है, लेकिन फ्रॉम एंड, पीछे से, पीछे 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 तो देखो, क्या पीछे से? समझ में आया नहीं आया? आए हाय, फिर क्या करोगे? अब बुक वाले क्या करते हैं बेटा, इसके लिए एक नया फॉर्मूला बना के दे देते हैं, L-n-1 इंटू b। क्या दे देते हैं? ये वाला फॉर्मूला दे देते हैं, L-n-1 इंटू। अरे कितने फॉर्मूले याद करोगे भैया? एक फॉर्मूला बहुत है, वो तो याद होता नहीं है, कितने फॉर्मूले याद? अच्छा तो सर इसमें क्या लॉजिक लगाएं? अरे कुछ भी मत लगाओ, इसको उल्टा कर दो। आए हाय, इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। क्या क्या दिमाग लगाया नहीं लगाया? इसको हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? इसको हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो पहले तो d देख लो, इसमें d कितना है? d है 2। उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? 350। 350 के बाद में पीछे चलोगे तो कितना बनेगा? 348। फिर क्या बनेगा? 346, और लास्ट में बनते बनते क्या बनेगा? भाई उल्टा चल रहे हो ना, कहीं ऐसा चलो 350 में 2 को ऐड कर दो, अरे भाई आगे चले जाओगे यार, पीछे आना है ना। तो 350 माइनस 2 करोगे 340, मतलब उल्टा उल्टा बना दो इसको, उल्टा उल्टा। उल्टा उल्टा कर दिया, बस हो गया। मुझे क्या निकालना है? A19। ओहो हो, कोई दिक्कत नहीं। A की वैल्यू कितनी है? 350। D की वैल्यू कितनी है? -2। उल्टा कर दिया तो D चेंज हो जाएगा। D वैल्यू कितनी है? -2। B की वैल्यू कितनी है? -2। AN की वैल्यू कितनी है? 2। ये तो है लास्ट टर्म, निकालेंगे A19 इक्वल टू A प्लस A कितना है? 2 प्लस n-1, n कितना है? 19 माइनस 1 कितना हो गया? 18, और D कितना है? -2। ए गलत बता दिया हमने, A 350 है ना, 350 प्लस n-1 इंटू D कितना है? -2। तो देखो ये चीज़ कितनी आ गई? 350 प्लस -2n प्लस 2, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? 350 n क्या है? 19th टर्म निकाल देना, या क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ यहाँ पे 19 कर दो, है ना। तो ये चीज़ बन गई 19 प्लस 1, 19 माइनस 1 18 इंटू -2, तो कितना आ जाएगा? -36, है ना। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? 36 37 38 39 40 50 314 314 कितना आ गया? 314। मतलब 19वें नंबर पे जो आएगा ना बेटा पीछे से, वो क्या होगी? 314। चलो ये फॉर्मूला लगाएं एक बार, चलो लगाते हैं। A19 इक्वल टू L, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ये फॉर्मूला लगा दो तो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। L क्या होता है? लास्ट टर्म, AN भी बोलते हैं, L भी बोलते हैं। L क्या होगा? 350 माइनस n-1 19 18 हो गया। D कितना है? 2, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। भाई ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, और अगर इसको उल्टा कर दिया तो पहला वाला फॉर्मूला ही चलेगा। तो D कितना हो गया यहाँ पे? 2, तो 350 माइनस कितना बन गया? 36, कितना आंसर आएगा? 31, है ना। तो भाई थोड़ा बहुत दिमाग भी आप लोगों को लगाना आना चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना आना चाहिए आप लोगों को। बोलो आया नहीं आया बेटा समझ में? बोलो आया नहीं आया समझ में? है बेटा दूं बच्चा है, चलो मिटा रहा हूँ। चलो पानी पी लूँ थोड़ा सा। चलो अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं।
क्या क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, है ना। क्या बोला उसने, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं ना, बोर्ड पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश कर। इसमें एक और क्वेश्चन है, उससे पहले वो वाला क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर the nth terms of 2 AP 63, 65, 67 dot 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 and 3, 10, 17 equal, है ना। इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ढंग से देखो क्या बोला है इसने क्वेश्चन में। बेटा इसने क्वेश्चन में ये बोला कि n की किस वैल्यू के लिए, व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म बराबर होगी। मतलब n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जहां पे इन दोनों की टर्म बराबर आ जाए। देखो ना, ये तो चल रही है 63, 65, 67 और ये चल रही है 3, 10, 17। मतलब इसमें तो 7 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। मतलब ये कहीं ना कहीं जाके आगे चलती जाएगी तो एक वैल्यू ऐसी आएगी, वो वैल्यू इसकी वैल्यू के क्या होगी, बराबर होगी। क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि उसने ये बोला है बेटा क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, मतलब ऐसा कौन सा टर्म है जहां पे जाके इनकी nth टर्म क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बोले तो इसकी nth टर्म बोलो कोई भी है, लास्ट टर्म कोई सी भी है, वो बराबर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ, इसका मतलब एक एपी तो मेरे पास नहीं है, 63 है, 65 है, डॉट 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 और ए एन है, इक्वल टू, है ना, इक्वल टू 3 है, 10 है, डॉट 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 कर दो ए एन। मतलब इसकी ए एन और इसकी ए एन कौन सी वैल्यू पे जाके बराबर हो जाएंगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ए एन इक्वल टू ए एन डैश। मतलब अगर मैं मानता हूँ कि ये आपकी कोई एक एपी है, अगर इस पूरी को मैं मान लेता हूँ एपी और इस पूरी को मान लेता हूँ मैं एपी डैश। मैंने बोला कि ये एक एपी है, ये एपी डैश है, तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा ए एन, इसका लास्ट टर्म क्या होगा ए एन डैश, और वो दोनों आपस में बराबर। बोला है ना यार क्वेश्चन कि कोई ना कोई ऐसी टर्म है जो बराबर होगी कहीं ना कहीं पे जाके, वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म है वो फाइंड आउट करना। ठीक है, ए एन, पहले तो इसकी ए एन देखता हूँ, इसके अंदर ए एन देखता हूँ तो इसका क्या बनेगा ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसका देखता हूँ तो यहाँ डैश लगा हुआ है तो ए डैश प्लस नंबर ऑफ टर्म बराबर है ना बेटा, एन माइनस 1 इंटू डी डैश। तो कोई दिक्कत है, तुम बोले सर एन के ऊपर डैश क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो एन तो बराबर है ना भाई, नंबर ऑफ टर्म तो बराबर है ना। उसने यही तो बोला है कि एन की कौन सी वैल्यू है जहाँ पे इसकी वैल्यू सेम हो गई, तो एन तो इक्वल है। चलो ए की वैल्यू अगर इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो क्या आएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी बेटा 2 इक्वल टू ए डैश 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। देखो 63 प्लस देखो 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। देखो 63 माइनस 2 कितना रहेगा 61 प्लस 2n, 3 प्लस और ये क्या बन गया, देखो ये बन गया आपके पास में 7n माइनस 4। भाई 3 माइनस 7 क्या रहेगा, माइनस का 4 रहेगा। इतनी चीज समझ में आई बेटा। अब n एक तरफ, विदाउट n वाली संख्या एक तरफ, तो ये बन गया 61 प्लस 4 और ये चीज बन गई आपके पास में कितनी 5n। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या। 61 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 65 हो गया इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी 65 डिवाइड बाय 5, तो आपको मिल जाएगा 5 5 5 6 5 3 4। मतलब 13th नंबर की टर्म ऐसी होगी, 13th नंबर की टर्म ऐसी होगी जो आपस में क्या होगी बेटा इक्वल। मतलब इसमें 13 नंबर पे जाके और इसकी 13 नंबर की टर्म जो है वो आपस में क्या होगी बराबर। 13वें नंबर पे जाके दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा सेम हो जाएगी। पूरा आया नहीं आया, बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया है। चलो करें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करें बच्चा, अगला क्वेश्चन करें। 3 क्वेश्चन और बाकी हैं आपके ना, 3 क्वेश्चन और बाकी हैं। ओके मिटाने जा रहा हूँ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ है ना, 2 क्वेश्चन बाकी के तुम लोग करोगे। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बता दूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग कितना देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, है ना, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम, है ना, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ठीक है। एंड सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड ए बी निकालना। अच्छा, क्या दिक्कत है? अरे क्या दिक्कत है यार, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 है, मतलब a4 प्लस a8 इक्वल टू 24। भाई फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म दोनों का सम 24 हो गया काम। a4 को a प्लस 3d लिख सकते हो, a8 को a प्लस 7d लिख सकते हो, इक्वल टू 24। ये चीज याद रखनी, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? कैलकुलेशन, कॉमन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। थैंक यू। दोनों में से कुछ कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? a प्लस 5d, क्या रह गया? 24। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? a प्लस 5d इक्वल टू 12। दैट इज योर इक्वेशन नंबर। फिर आगे इसने बोला कि सम ऑफ द सिक्स्थ और टेंथ टर्म, मतलब छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो a6 प्लस a10 इक्वल टू 44। तो ये बन गया a प्लस 5d और ये बन गया a प्लस 9d इक्वल टू 44। ये बन गया कितना? 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 7d बन गया इक्वल टू 22 बन गया। सर ये कहाँ है? तो दिया है डायरेक्ट, ले बेटा ले। ये बन गया a प्लस 7d इक्वल टू 20। अरे यार इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो ना आप, नहीं कर सकते? बोलो 7d माइनस 5d 2d इक्वल टू 22 माइनस 12 10 2d इक्वल टू, यहाँ पे d की वैल्यू 5 आ जाएगी बेटा, है ना, डायरेक्ट निकाल दिया मैंने। तुम देख लेना, निकाल लेना कैसे। हाँ, डी की वैल्यू क्या आएगी? 5। चेक कर लेना एक बार ना, और ए की वैल्यू भी निकाल लेना, उसके बाद में ए भी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है वो तुम बता दो, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है 5.2 जो है वो आपका क्या हो चुकी है बेटा, लगभग कंप्लीट हो चुकी है। केवल 2 क्वेश्चन इसके अंदर बाकी हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन में आपको n निकालना है और 10th क्वेश्चन में भी आपको 20 क्वेश्चन में भी आपको n निकालना है। बेटा आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन को करना है तो आप लोगों का बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब तक आप लोग बेसिक क्लियर नहीं करोगे मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बेटा, आनंद नहीं आएंगे, फील नहीं आएगा। और फील जब तक नहीं आएगा ना किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, फील जब तक नहीं आएगा तब तक तुम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ में नहीं पढ़ सकते। और यही रीजन है कि SST जो होती है उसको आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते, ठीक है। अगर SST जैसे सब्जेक्ट को अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ने लग जाओ ना तो आपको बहुत अच्छा मजा आएगा पढ़ने में। जबकि अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं SST बोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ भी बोरिंग नहीं है। आप उसको पढ़ो तो सही, इज्जत दो तो सही, जब तो इज्जत वो आपको देगा। इंटरेस्ट डेवलप, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।